इंडिया के अंदर लग्जरी सीनियर लिविंग अभी नया आया है। देखिए, जो लग्जरी सीनियर लिविंग है, इसमें रहने के लिए तो एक एज लिमिट होती है। किसी की 55 साल होती है तो किसी की 50 साल भी हो सकती है और किसी की 60 साल भी हो सकती है। तो मेरे मन में एक जिज्ञासा और है, जैसे किसी के पेरेंट्स अगर रेंट पे कहीं रह रहे हैं लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर, तो क्या वहाँ पे उनके बच्चे आगे रह सकते हैं? इंडिया के अंदर जो एवरेज रेट है जीने का, आदमी का, एज का, वो है 29। तो 2014 में ये सिर्फ 7000 यूनिट्स थे पूरे इंडिया में लग्जरी सीनियर लिविंग के। तो डिमांड की बात करें 2030 तक जो है 70,000 यूनिट्स की डिमांड है। बहुत ज़्यादा। कोई भी चीज़ें को डिस्कस करनी है, आप कॉल करें, डिस्कस करें, तो हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि आपके लिए इस समय क्या परफेक्ट है। नमस्कार। आज के हमारे इस पॉडकास्ट में लग्जरी सीनियर लिविंग पे हम बात करेंगे। भारत के अंदर ये बहुत ही तेज़ी से बढ़ता हुआ एक काम है, जो लोग उससे जुड़ते जा रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं इसके बारे में कि कैसे होता है, कैसे हम इसमें जुड़ सकते हैं, कैसे हम इसके अंदर अपना भविष्य अच्छा बना सकते हैं। इन्हीं सभी बातों को लेके आज हम बात करेंगे कि सीनियर लिविंग के अंदर हमें बाय करना चाहिए कि हमें रेंटिंग पे जाना चाहिए। और इसके लिए जो हमारे साथ जो बात करने के लिए आए हैं सुरेंद्र उत्तरेजा जी। सर नमस्कार, राधे राधे। सर, हमारे जो एक्सपर्ट हैं इसके अंदर और सीनियर लिविंग के ऊपर बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आइए जानते हैं रेंटिंग और ऑनरशिप के अंदर क्या करना चाहिए हमको। सर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। सर, पहले तो ये बताइए कि रेंटिंग और बाइंग होता क्या है? सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि लग्जरी सीनियर लिविंग क्या होता है। फिर मैं आपको उस मॉडल जो होते हैं, कई तरह के मॉडल्स होते हैं, उन मॉडलों पे लोग जुड़ते हैं और किसके लिए क्या सूटेबल होता है, क्यों सूटेबल होता है, किसको किस में जाना चाहिए। क्योंकि इंडिया के अंदर लग्जरी सीनियर लिविंग अभी नया आया है, या इसकी ये मान लीजिए कि नया तो नहीं है, लेकिन अवेयरनेस जो है, जो डिमांड है, वो अभी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है। तो बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होते हैं, बहुत सारी बातें आती है माइंड में कि ये सब चीज़ें क्या हैं, कैसे हैं, और क्वारीज जो हैं बहुत ही एक लिमिटेड सोर्स है इस क्वारीज को क्लियर करने के लिए। तो आपका जो क्वेश्चन है कि बाइंग और रेंटिंग में क्या डिफरेंस है, तो आपका क्वेश्चन ये है कि आप पूछना चाहते हैं कि जो लग्जरी सीनियर लिविंग होते हैं उसके अंदर जब भी कोई आना चाहे तो वो ऑनरशिप लेकर के, मतलब खरीद के आ सकता है या फिर रेंट पे आ सकता है। जी बिल्कुल। तो ये दो मॉडल हैं जो प्रोमिनेंट बहुत ज़्यादा चलते हैं। तो इसके ऊपर हम लोग जो चर्चा करने के लिए आज बैठे हुए हैं, और मैं आपको इसमें अगर बताना चाहूँ कि ऑनरशिप का एक मॉडल और एक रेंटल मॉडल, ये दोनों एक अलग तरह की चीज़ें हैं। अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो ऑनरशिप को इजीली समझने के लिए कि जब आप लग्जरी सीनियर लिविंग में आते हैं रहने के लिए, तो आप खरीद करके रह रहे हैं या आप किराए पे ले करके रह रहे हैं। अगर आप खरीद के रह रहे हैं तो कैसे आपको ख़रीदना है, और अगर आप रेंट पे लेके रह रहे हैं तो कैसे रेंटल होगा, उसके क्या चार्जेस होते हैं, क्या उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इस सब चीज़ों की आई थिंक मुझे लगता है कि आज हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। लोग जानना भी चाहते हैं, लोग उत्सुक हैं इसको जानने जी। के लिए। तो अब आते हैं हम आपके क्वेश्चन पे कि ऑनरशिप मॉडल क्या होता है और रेंटल मॉडल क्या होता है। देखिए कि अगर लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर कोई भी सीनियर सिटीजन्स जिसकी एज 55 प्लस है या 60 प्लस है, वो जाना चाहता है और रहना चाहता है, तो उसके बाद दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो खरीद करके उसके अंदर रहे या फिर उसको किराए पे लेकर रहे। दोनों में अपनी अपनी दोनों की ज़रूरतें होती हैं, उस ज़रूरतों के अनुसार ही उसको अपना डिसीजन लेना होता है। और ऑनरशिप में अलग तरह की बेनिफिट्स होते हैं और रेंटल में अलग तरह के होते हैं। हर एक के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती। तो उसी की एक बातचीत को देखते हुए अगर ऑनरशिप की बात है तो हम खरीद रहे हैं, और रेंट का मतलब है कि हम किराए पे ले रहे हैं रहने के लिए। क्या बेसिक क्या फ़र्क होता है इसके अंदर कि अगर हम कोई रेंट पे ले रहा है और कोई ऑनरशिप में आ रहा है, तो किस तरह की सर्विसेज में कुछ फ़र्क होता है, या किस तरीके से हम इसको फ़र्क में देखते हैं? उसके अंदर इन्वेस्टमेंट प्लान भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। जी। तो इसके ऊपर थोड़ा कुछ बताइए। जी। अगर मैं ऑनरशिप की बात करूं तो ऑनरशिप में आपको ख़रीदना होता है, उसके लिए आपको ह्यूज अमाउंट की ज़रूरत पड़ती है, और आपको उसमें जब आप उसको ख़रीदते हैं तो उसके आपके रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं,
स्टैम्प चार्जेस होते हैं, वन टाइम डिपॉजिट भी होता है, और आप ये सब चीज़ें जो एक बहुत अच्छी कॉस्ट आती है जिसको आप खर्च करते हैं और लेते हैं। और इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर 40 लाख रुपए से लेकर के 12 करोड़ रुपए तक के ऑप्शन है खरीदने में। हाँ, खरीदने के ऊपर। तो आप उसको खरीदते हैं और ख़रीद कर रहते हैं। वर्सेस अगर हम बात करें रेंटल की, तो रेंट के ऑप्शन जो हैं आपके शुरू हो जाते हैं 30-40 हज़ार से, और 30-40 हज़ार से लेकर के आपके 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए पर मंथ का भी एक्सपेंसेस हो जाता है एक्सपेंसिव रेंटल में। तो खरीदने में आपको, जैसे मैंने बताया कि आप खरीदते हैं तो 40 लाख से 12 करोड़ के आसपास एक्सपेंस होता है, एज़ पर साइजेज, एज़ पर फैसिलिटी, एज़ पर एरिया, एज़ पर लोकेशन, लोकेलिटी, ये सब चीज़ें रहती हैं। और उसकी बात करें कि रेंटल की, तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर इस टाइप से रेंट पे करके भी आप रहते हैं। कैसे प्लान करें, कब लेने के लिए हम इसे बुक करें, कैसे हम इसको प्लान करें रेंटिंग वर्सेस, अगर हम मेरे को रेंटिंग पे जाना है तो मैं रिटायरमेंट के बाद ढूंढना शुरू करूंगा, या मैं पहले से रेंटिंग के लिए तैयार हूँ, या बाइंग भी करना है, तो मुझे मेरे किस एज ग्रुप में मुझे इसको सर्च करना चाहिए? देखिए, इसमें अगर आपका जो क्वेश्चन है मैं समझ पा रहा हूँ, जिसमें आप शायद ये भी जानना चाह रहे होंगे कि किस उम्र से मैं इसको ले सकता हूँ, ले सकता हूँ, और कब मुझे लेना चाहिए, और कैसे इसको ले सकते हैं। देखिए, जो लग्जरी सीनियर लिविंग है, इसमें रहने के लिए तो एक एज लिमिट होती है। किसी की 55 साल होती है, तो किसी की 50 साल भी हो सकती है, और किसी की 60 साल भी हो सकती है। अच्छा, मतलब उतने ही एज के लोग जाके उसमें जाके रहती हैं। हाँ, अलग अलग जगहों पे अलग अलग उन्होंने अपने सिस्टम क्रिएट कर रखे हैं, उसी सिस्टम के अलाउ कर रखे सबको। अब बात आती है कि अगर वो रहने की बात हो रही है, तो साथ साथ अगर परचेज़ की अगर बात करें तो किस उम्र में परचेज़ कर सकते हैं आप। इसको किसी भी उम्र में परचेज़ कर सकते हैं, और जब आप उस एज के हो जाएंगे, जो क्राइटेरिया मान लीजिए 60 का है, तो 60 के बाद जाके आप रहते हैं। उससे पहले आपको वहाँ पर रेंटल की इनकम मिलती है, और वहाँ जा कर के आप जब रहते हैं, मतलब जब रहना चाहते हैं, तो आप एज हो जाती है तो वहाँ रह सकते हैं। उससे पहले आपको रेंटल इनकम मिल जाती है। तो आप किसी भी उम्र में कभी भी उसको खरीद सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन का आंसर है वो ये है। अच्छा जी, कभी भी खरीद सकते हैं किसी भी उम्र में हम हाँ, लेकिन रहने के लिए एक एज होती है, उस एज में जा करके आप रह सकते हैं। सर, बाय करते हैं और रेंटिंग पे जाते हैं, दोनों में क्या फ़र्क है? जी जी, देखिए, फ़र्क किस टर्म्स में, मतलब रहने में क्या फ़र्क है? अगर कोई जो ऑनर है हाँ, वो हाँ, अलग तरीके से उसको फैसिलिटीज़ मिलेंगी रहने की, और जो रेंटिंग पे जा रहा है उसको अलग तरीके की फैसिलिटीज़ मिलेंगी, या दोनों को सेम मिलेंगी, या दोनों की कॉस्ट में फ़र्क आएगा? भाई, एक कॉस्ट तो समझ में आ रही है कि उसने मकान खरीदा है तो उसकी कॉस्ट अलग है, तो क्या इसमें सर्विसेज में भी कुछ फ़र्क आएगा? जी, इसमें दो तरह से मैं आपको बता पाऊँगा। इंडिया के अंदर एक तो रेंटल मॉडल चलता है। ठीक है, रेंटल मॉडल का मतलब ये हुआ कि आपको रेंट पे ही मिलेगा और आप वो खरीद ही नहीं सकते। तो वहाँ आपको जाते हैं और आपको रेंटल मॉडल में जाना होता है, और आपको रेंट पे करते हैं और रहते हैं। एक जगह ऐसी भी होगी जहाँ पर आपको रेंटल का ऑप्शन भी होगा और ऑनरशिप का भी होगा। मान लीजिए कोई सोसाइटी सीनियर लिविंग की बनी हुई है जी, लग्जरी सीनियर लिविंग की, और उसमें आप जा रहे हैं। तो एक तो ये है कि आपने ऑनरशिप ली और आप वहाँ पर रह रहे हैं। वहाँ पर क्या होगा, आपको उसकी मेंटेनेंस देनी है, और जो भी सर्विसेज आप ले रहे हैं उसकी एक कॉस्ट पे करनी है। दूसरा बात आती है कि अगर आप रेंटल पे जा रहे हैं, तो रेंटल दो तरह से हुआ। एक रेंटल तो ये हुआ कि आपने उस प्रॉपर्टी को रेंट पे लिया, जो किसी भी इन्वेस्टर ने ले रखी थी, और आपने डायरेक्टली उसको रेंट पे कर दिया। ठीक है। अब बात आती है सर्विस लेने की, तो जितनी आपने सर्विसेज ली उतना आपने पे कर दिया। एक सिस्टम तो ये हो गया। लेकिन एक सिस्टम ऐसा हुआ कि जहाँ पर आपको सिर्फ रेंटल वाली ही कैटेगरी है, तो वहाँ पर आपको सर्विसेज ज़्यादा अच्छी मिलती हैं, क्योंकि सर्विसेज बेस पे ही वो चल रहा है। और आपका जो एक वहाँ पर जो भी आपका पैसा लिया जाता है आपसे, वो उनके कंपैरिजन में लिया जाता है। जितनी आप सर्विसेज अवेल करते हैं उतनी हैं, और इसके अंदर असिस्टेंट लिविंग है तो उसकी सर्विस कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होती है, अगर एक्टिव लिविंग है तो उसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम होती है। तो रेंटल मॉडल में अगर आप जाते हैं तो रेंटल के हिसाब से, आपकी सर्विसेज के हिसाब से, और आपका जो उन्होंने एम्बियंस क्रिएट किया हुआ है उसके हिसाब से आपको पे करना है। वर्सेस अगर आप ऑनरशिप वाले मॉडल में जाते हैं, तो आपने जो ऑनरशिप है वो ले रखी है, और उसमें जो फैसिलिटी आप ले रहे हैं उसका पे कर रहे हैं। तो अगर हम कंपैरिजन करेंगे पर मंथ के हिसाब से, जो रेंटल वाला होगा वो पर मंथ का बहुत कॉस्टली होगा।
और वो करीब करीब ये भी हो सकता है कि 40 से 50 हज़ार रुपये से लेकर के 2-2.5 लाख रुपये महीना तक। ठीक है। और ऑनरशिप लेकर रह रहे हैं तो आपको उसकी मेंटेनेंस देनी है और बाकी जो सर्विस आप ले रहे हैं उसके सर्विसेज के पे करने हैं। मैं जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि कुछ सर्विसेज उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री हैं, फ्री हैं, और कुछ सर्विसेज चार्जेबल हैं। जी 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 जी, जो सबके लिए, जो सबके लिए, उसमें बाइंग जिसने ऑनर है चाहे वो रेंटेड है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जी, फर्क नहीं पड़ता। और दूसरा मैंने बताया कि एक सिर्फ स्पेशली उसी लिए बने हुए हैं जो रेंटल पे ही देते हैं सिर्फ, वहाँ पर आप परचेज नहीं सकते। हाँ, परचेज नहीं कर सकते, रेंटल पे देते हैं, वहाँ पर सारी सर्विसेज आपको मिलती हैं। अब रेंटल वो 2 तरीके से हो सकता है, एक हर महीने आप रेंट दें, ठीक है। सेकेंडली होता है कि एक वन टाइम सिक्योरिटी दे दिया आपने, ठीक है। जब आपने एक वन टाइम हैंडसम अमाउंट दे दिया उनको तो ना आपको उसको इंटरेस्ट नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बदले में आपको सर्विसेज मिल रही हैं। अच्छा। जब कभी भी आप वेकेंट करते हैं, आप जब भी छोड़ते हैं, जब भी उसको रेंटल मॉडल से एग्जिट करना चाहते हैं तो आपको वो सिक्योरिटी अमाउंट जो है वापस मिल जाता है। और इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है और आपका खुदा ना खास्ता कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसमें आप अलाइव नहीं रह पाते हैं, तो वो जो आपके नॉमिनीज हैं वो सिक्योरिटी उनको मिल जाती है। मतलब एक तरीके से हम मान के चलें कि एक फिक्स डिपॉजिट की तरह है कि हमने उसे कहीं पैसा फिक्स कर दिया, बस बैंक में जैसे हमें इंटरेस्ट मिलता है वैसे ना मिलके हमें उसके सर्विसेज के अगेंस्ट में, मतलब कि हमें उसका इंटरेस्ट जो है सर्विसेज के रूप में मिलता है। जी, हम ये जी वो भी होता है। इसके साथ साथ एक अमाउंट और भी होता है कि आपने कुछ अमाउंट दे दिया, मान लीजिए आपने कम अमाउंट दिया, तो ये होता है कि कम अमाउंट में आपको कुछ मंथली देना है प्लस ये सिक्योरिटी देनी है। अच्छा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ये कहता हूँ कि आपको 1 करोड़ दे दीजिए और आप यहाँ पर आके रहिए, तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसके बदले में आपको सारी सर्विसेज मिलेंगी जो हर महीने आपको मिलती रहेंगी। और जब आप एग्जिट करना चाहेंगे, एग्जिट में जाना चाहेंगे, तो आप उसको सिक्योरिटी रिफंड करके आप एग्जिट कर सकते हैं। दूसरा मैंने कहा कि वो मॉडल जहाँ पर आपने कुछ पैसे दिया और साथ साथ में मंथली भी दे रहे हैं। मान लीजिए मैंने आपको कहा आपने 20 लाख रुपए दिए और 20 लाख रुपए के साथ साथ कुछ मंथली भी दे रहे हैं, तो यहाँ जो नॉर्मल मंथली दे रहा होता है उससे मंथली चार्जेस कम हो जाते हैं। ठीक, ये कंपैरिजन रहता है। बहुत बढ़िया। अच्छा, लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर जैसे हम नॉर्मल फ्लैट्स लेते हैं तो हम उसको बैंक से लोन करा लेते हैं, क्या लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर भी लोन का कुछ है प्रावधान है कि हम बाइंग करना चाहते हैं तो हमें लोन प्रोवाइड हो जाए? हाँ हाँ, देखिए एक्चुअली क्या होता है कि जो लोन होता है सब्जेक्ट टू ये होता है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या बनती है। अगर आपकी जो एलिजिबिलिटी बनती होगी लोन के हिसाब से तो आपको इसमें लोन मिल जाता है। जनरली क्या होता है कि आपकी एज के हिसाब से ही आपको लोन मिलता है। अगर आपकी ओवर एज है, ज़्यादा एज है, तो हो सकता है कि आपको ना मिले, लेकिन आपके जो डॉक्टर हैं, आपके जो सन हैं, आपके जो परिवार के लोग हैं, जो यंगस्टर हैं, उनके नाम से भी आप प्रॉपर्टी परचेज करके वहाँ पर आकर के रह सकते हो। उनके नाम से लोन मिल जाते हैं, फिर उनके नाम से लोन जी मिलते हैं। जी, मतलब लोन फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। अच्छा, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं। जी जी जी, बाइंग और रेंटिंग। जी जी जी, तो बाइंग और रेंटिंग का जो बेसिक फ़र्क है वो सर्विसेज के साथ भी है या सिर्फ कॉस्ट के साथ है? नहीं, देखिए क्या है कि रेंटल मॉडल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अच्छा। और ऑनरशिप मॉडल में अलग मेथड्स होते हैं। जैसे अगर मैं ये कहूँ कि रेंटल में बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन क्या है कि अगर आप रेंटल में जा रहे हैं तो आपको प्रॉपर्टी का ऑनर कोई और है, आप उसमें अपनी मनपसंद के चेंजेस नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते, स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते, इंटीरियर चेंज नहीं कर सकते। लेकिन फ़ायदा क्या रहता है वर्सेस अगर देखें आपको नहीं पसंद आ रहा तो आप छोड़ के जाते हैं, आप चेंज कर सकते हैं, किसी सोसाइटी में चेंज कर सकते हैं, आप बाउंड नहीं है। और अगर हम परचेज़ वाली बात करते हैं तो परचेज़ में आप परचेज़ करने के बाद एक बाउंड हो जाते हो, आपको एक लंबे समय के लिए बंधे रहते हो उस प्रॉपर्टी से, क्योंकि आपका पैसा लग गया है उसमें। अगर आपको एमिनिटीज़ फैसिलिटी कम मिल रही हैं तो उसमें कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है। मान लीजिए ऑनरशिप के मॉडल के अंदर RW बनती है, वो RW उसको काम कर रही होती है। RW के कुछ डिसीजन ऐसे हो सकते हैं जो आपको अच्छे ना लगते हों, या वो किसी के इन्फ्लुएंस में आकर के RW जो हैं वो बहुत अच्छे रिजल्ट आपको मन मुताबिक नहीं दे पा रहे हो, आपके एक्सपेक्टेशन को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, तो रेंटल में आपको ऑप्शन है कि आप एग्जिट करके दूसरे रेंटल मॉडल में जा सकते हैं, तीसरी जगह जा सकते हैं, चौथी जगह जा सकते हैं। और देखिए जब आप एक सीनियर लिविंग रेजिडेंस में रह रहे हैं तो आपके पास क्या चीज़ रहती है कि आपके पास कोई बिजनेस तो है नहीं, ना काम कर रहे हैं, आपने कहीं इन्वेस्टमेंट कर रखी होगी तो उससे पैसे आ रहे हैं, तो फिजिकली आप इन्वॉल्व नहीं हैं। जब आप फिजिकली इन्वॉल्व नहीं हैं तो आपके पास ये भी ऑप्शन रहता है कि आप जगह बदल बदल के भी रहें,
मान लीजिए गर्मियों में आप किसी हिल स्टेशन पे जो लग्जरी सीनियर लिविंग है वहाँ रह सकते हैं। सर्दियों में आकर के आप ऐसी जगह रह सकते हैं जहाँ पर जगह बदल सकते हैं। गोवा में अलग जगह पे रह सकते हैं। इसके अलावा जो स्पिरिचुअल प्लेसेस हैं उसमें लंबे समय के लिए आ सकते हैं। जैसे इन दिनों अधिक मास चल रहा है, अधिक मास के अंदर वृंदावन के अंदर जो है या कितने भी तीर्थ स्थल हैं वहाँ पर लोग बहुत आ रहे हैं। पूरा महीना जो है अधिक मास चलता है। अधिक मास में इस एरिया के अंदर रहना, स्पिरिचुअल एरिया में रहना एक बहुत बड़ा माना जाता है। अगर आपने ऑनरशिप ली होती कहीं, आप मान लीजिए पुणे में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर में या कहीं पर भी आपने लिया होता तो आप स्पिरिचुअल एरिया में नहीं आके रह सकते थे, क्योंकि आपने ऑनरशिप कहीं और ले रखी है, ख़रीदा हुआ है, तो आपको वहीं बाउंड हो, वहीं रहना है, वही सब चीज़ें। और अगर आप रेंटल पे हो तो आपने कुछ समय वहाँ रहे, कुछ समय आप यहाँ रहे, कुछ समय कहीं रहे, तो आप एरिया भी बदल बदल के रहते हो, तो आपको कम्युनिटी चेंज करने का मौका मिलता है। और दूसरा, एक ऑनरशिप को अगर आप ख़रीद के रह रहे हैं तो आपको एक बाउंडेशन हो जाती है, लेकिन यहाँ पर एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है कि मेरी अपनी चीज़ है, मेरे अपने एसेट्स बन गए हैं, वो एसेट्स ग्रो कर रहे हैं, उसकी इनकम आ रही है और उसको ग्रोथ मिल रही है। तो दोनों ही तरह के अलग अलग बेनिफिट्स भी हैं और चैलेंजेस भी हैं। तो बहुत एक लंबा डिस्कशन का पार्ट रहता है। हर आदमी के लिए हर चीज़ सूटेबल नहीं होती है, लेकिन उसको कैसे कब किसके लिए सूटेबल है उसकी चर्चा के लिए ये पॉडकास्ट बना हुआ है जी। इसके अंदर एक बड़ा जो सवाल आता है सीनियर सिटीजन्स के साथ कि सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी, जी जी, ये कैसे हम देखेंगे इसके अंदर कि सिक्योरिटी के हमारे क्या पैमाने होंगे उसके अंदर, जो बाइंग कर रहे हैं या रेंटिंग पे जा रहे हैं, जी जी, जी। दोनों के लिए सिक्योरिटी तो बहुत मायने रखती है। हाँ, देखिए क्या है कि अगर हम सिक्योरिटी की यहाँ जो बात हो रही है, ये फाइनेंस सिक्योरिटी की बात हो रही है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ, जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अगर आप प्रॉपर्टी परचेज कर लेते हैं तो आपको एक ऑनरशिप वाली प्राइडनेस महसूस होती है कि हाँ मेरे पास ये एसेट्स हैं, मेरे पास ये चीज़ है, ये मेरी है, ठीक है। लेकिन साथ साथ उसको मेंटेन करने का जो काम है वो भी आपके पास आता है। जैसे कि आपको उसको ख़रीदना है, ख़रीद करके उसको अपने पास स्टाम्प पेपर के पैसे देने हैं, उसको मेंटेनेंस के पैसे देने हैं। और दूसरी तरफ अगर बात कहते हैं स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी महसूस होती है, सिक्योरिटी महसूस होती है, फाइनेंशियल आपको बहुत अच्छा रहता है। लेकिन इन टर्म्स ऑफ अगर आपके पास बहुत ज़्यादा पैसा है तो आप स्टेबिलिटी भी में जाते हैं, लेकिन आपके पास ये ऑप्शन नहीं रहता कि आप दूसरी प्रॉपर्टियों में जाकर रह सकें। तो दोनों जगह में वर्सेस रहता है। और सिक्योरिटी जरूर रहती है, सिक्योरिटी सेंस ऑफ सिक्योरिटी तो मेरी अपनी चीज़ है, मैं अपने रह सकता हूँ। लेकिन इसमें एक चैलेंज ये भी आता है कि अगर आप पास कर जाते हैं, आप नहीं रहते हैं, तो इसको फ्लैट को करेंगे क्या, फिर जब सेल करेंगे तो सेल करने के चैलेंजेस भी होते हैं। और हो सकता है कि प्रॉपर्टी का आसानी नहीं बिकना क्या है, मतलब उसके लिए आपको फिर दूसरे ऐसे जो पीछे आपके नॉमिनीज़ हैं उनके ऊपर एक प्रेशर रहता है कि उसको कैसे बेचें, किसको बेचें, क्योंकि हो सकता है कि सीनियर लिविंग में रहने के लिए और कोई ना ही हो, तो उनको लिक्विडेट करना हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो हर आदमी के लिए हर चीज़ जो है अलग अलग तरीके से डिफ़ाइन करी गई है, उसको उस हिसाब से ही डिस्कस करके करना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें डिटेल में डिस्कस करने वाली, बहुत सारी चीज़ें जी। हैं। लेकिन अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें हम अगर बात करें कि बाइंग करने पे पहले हम आते हैं कि अगर किसी ने प्रॉपर्टी बाइंग करी तो उसके मेरिट्स क्या होंगे, वो उसको क्या बेनिफिट्स ज़्यादा मिलेंगे और जो रेंटेड पर है उसको बेनिफिट्स कम मिलेंगे। देखिए, सीनियर लिविंग में मैंने वही बताया कि बेनिफिट्स वाली बात तो ये है कि आपको जो हर महीने की कॉस्ट है, ठीक है, जो मैंने परचेज वाला मॉडल बताया था, आपने परचेज किया, उसमें रह रहे हैं और उसकी मेंटेनेंस दे रहे हैं और जो सर्विस है वो आप पे कर रहे हैं, ठीक है। रेंटल में क्या हुआ, रेंटल जो है हर साल बढ़ते रहते हैं, क्योंकि इन्फ्लेशन होता है, जो मार्केट में इन्फ्लेशन होगा उसके हिसाब से रेंटल होगा, रेंटल की कॉस्ट बढ़ती रहेगी। अब यहाँ पर दो चीज़ें आती हैं कि रेंटल वाले मॉडल में बेसिकली क्या है, अब फिर वही क्वेश्चन आता है कि एक्टिव और असिस्टेंट लिविंग। असिस्टेंट के लिए अगर आप एक्टिव हैं, मतलब मान लीजिए कि आपकी उम्र जो है 55 साल से लेकर 70 साल की है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप फिजिकल चैलेंज अगर आपको नहीं है और आप अपना तंदुरुस्त हैं, आप जो है एक्टिव लिविंग है। एक्टिव लिविंग का मतलब कि आप अपने सारे कार्यों को बहुत हद तक खुद कर सकते हैं, तो आपको ये मॉडल बहुत अच्छा सूट करेगा कि 55 साल से 70 साल की जो है एक्टिव लिविंग है, यहाँ पर आप की सूझबूझ पूरी काम कर रही है। यहाँ आप परचेज करने के लिए डिसीजन ले सक रहे हैं, आप सेल करना चाहें तो सेल करने के डिसीजन ले सक रहे हैं, उसको मेंटेन करने के डिसीजन ले सकते हैं, उसको किस तरीके से क्या क्या सर्विस करानी है उसका डिसीजन ले सकते हैं। जहाँ पर आती है बात असिस्टेंट लिविंग की कि मैं डिपेंडेंट हो गया, मैं मुझे असिस्टेंट की ज़रूरत पड़ रही है,
तो मैं एक लाइफ को असिस्टेंट के लिए जी रहा हूँ, तो वो ज़्यादातर होती है 70 साल के बाद की उम्र। तो 70 साल के बाद की उम्र जब असिस्टेंट लिविंग वाली होती है, तो मेरे को मकान को देख रेख करना, संभालना, बेचना, उसको बनवाना या कोई भी कार्य कराना उस पर मेरे लिए ईजी नहीं रहता। और मेरी उम्र, बची हुई उम्र भी बहुत कम रह जाती है। उस बची हुई उम्र के अंदर मैं उसको ऑनरशिप मॉडल में जाऊं और उसको बहुत साल तक उसको और रिटेन करने की कोशिश करूं, तो मेरे लिए एक बड़ा चैलेंज होता है कि इतनी बड़ी कॉस्ट को जो मैं पे कर रहा हूं उसको छोड़ के भी जा रहा हूं। वो मेरे लिए तो काम आ ही नहीं रही है, वो दूसरों के लिए काम आएगी। तो मैं क्यों ना उस पैसे को अपने बैंक में रख करके अपनी जो सर्विसेज हैं उनको बढ़ाऊँ और उसको यूज़ करूँ, और जब तक मेरी लाइफ है उस पैसे को इस्तेमाल करूँ। तो रेंटल मॉडल में मुझे लगता है कि 70 साल के बाद जो है रेंटल मॉडल उसको सूट करेगा जो असिस्टेंट लिविंग में है, और उससे पहले का जो है एक्टिव लिविंग वाले जो लोग हैं वो 55 से 70 साल में एक्टिव लिविंग वाले हैं, तो उनके लिए ज़्यादा सूट करेगा। सर एक बात मेरे मन में आ रही है कि जैसे हम एक फ्लैट मैंने नॉर्मल फ्लैट रेंट पे लिया, तो उसका क्या एग्रीमेंट बनाते हैं हम लोग, 11 महीने का एग्रीमेंट होता है, या कोई 2 साल का बनाता है, कोई 5 साल का बनाता है, और उसके बाद हम उसे फ्लैट को वैकेंट कर देते हैं और दूसरा कोई फ्लैट ले लेते हैं या अपना परचेज कर लेते हैं। ये नॉर्मल एक जो रूटीन में आता है। तो क्या सीनियर लिविंग के अंदर भी ऐसा है कि मैंने अगर कोई रेंटिंग पे कोई प्रॉपर्टी ली है, कोई फ्लैट लिया वहाँ रहने के लिए, तो उसमें कितने लंबे समय तक मैं फ्लैट पर रह सकता हूँ? ऑनर बोल भी तो सकता है ना 11-12 महीने मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं रहना भी चाह रहा हूँ, मगर ऑनर कह रहे हैं मैं इसे कुछ भी कर रहा हूँ लेकिन आपको खाली करना है, जो कि ऑनर मुझे खाली करना पड़ेगा। तो मिनिमम कितनी ड्यूरेशन के लिए मुझे मिल सकता है वो फ्लैट? नहीं, देखिए क्या होता है इसमें, जब भी कोई रेंटल के लिए आते हैं जी, ठीक है, अब मैं आपको उस रेंटल के लिए बता रहा हूँ जहाँ पर सोसाइटी है और परचेज वाले और जो ऑनर हैं वो भी रह रहे हैं, और साथ में रेंटल पे जो ले रहे हैं वो भी ले रहे हैं। हाँ, जिसमें बोथ हैं। बोथ हैं, हाँ। तो मैं इसके लिए बताना चाहूँगा कि भाई जिस तरीके से एक अपार्टमेंट्स किराए पे लिए जाते हैं, हाँ, नॉर्मल जैसे नॉर्मल लिए जाते हैं, उसमें एग्रीमेंट होता है, जितने भी मंथ्स का एग्रीमेंट होता है वो उतने मंथ के लिए उनको मिल जाता है। जी, ठीक है। तो ये मंथली बेसिस पे आपको मिल रहा है और मंथली बेसिस पे ही रह रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ रेंटल के मॉडल ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पर आप 10 दिन के लिए जा सकते हैं, 15 दिन के लिए जा सकते हैं, वहाँ पर डे के हिसाब से आपको पैसा देना होता है। वो आजकल चल रहा है वो yes, आप घूमने जा रहे तो 15 दिन हमारे विला में रह लीजिए। लग्जरी सीनियर लिविंग के रिजॉर्ट भी आ रहे हैं, तो रिजॉर्ट में जो 5 स्टार होटल की फैसिलिटी है वो आपको मिल रही हैं। तो आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने में जितना भी रहना चाहेंगे तो आप वहाँ पर रह सकते हैं। और सेम जैसे कि अपार्टमेंट में होता है ऐसे यहाँ पर भी होता है। तो जो एक एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू ऑनरशिप एंड टेनेंट, इसी तरह से यहाँ पर भी एक एग्रीमेंट होता है। उस एग्रीमेंट के एक क्लॉज होते हैं, उस क्लॉज में एक ऑनर जो है एक रेंट पे अपनी चीज़ या लीज पे अपनी चीज़ दे रहा है, और वो दूसरा जो है जो सीनियर सिटीजन्स है वो उसको एंजॉय कर रहा है। दोनों की जो टर्म्स कंडीशन उसी बेसिस पे मिलता है उसको। मतलब वो कितना भी हो सकता है, 11 महीने भी हो सकता है, कितना भी रखना चाहिए, म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से वो जो भी होता है उस तरह से मिल जाता है। अच्छा। अगर उसे वैकेंट भी करना होता है तो नियर बाय में और भी जो है वो मिल रहे होते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने रेंटल इनकम के बेसिस पे इसको लिया होता है। क्योंकि रेंटल इनकम मार्केट में जो अपार्टमेंट्स की या और चीज़ों की होती है उससे कई गुना रेंटल इनकम यहाँ पर बहुत ज़्यादा है। ठीक है। अगर मैं तकरीबन ये मानूँ कि अगर आप रेंटल की बात करें तो एक दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें, अगर आपका 1 करोड़ का फ्लैट है तो आपको 15 से 22 हज़ार रुपये के बीच में, बहुत होगा तो 25 हज़ार के आसपास का जो एक रेंटल रूटीन का आता है जनरली। लेकिन अगर हम सीनियर लिविंग की बात करें तो अगर आपने 1 करोड़ का फ्लैट लिया हुआ है तो आपको 50 से 60 हज़ार रुपये महीने का रेंटल आता है किराए का। तो इसलिए रेंटल के अंदर लोग इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं क्योंकि बहुत अच्छी इनकम आती है, और जो सामने वाला है उसको सारी फैसिलिटी मिल रही हैं, इसलिए उस फैसिलिटी की वजह से वहाँ पर ही ले रहा है और वहाँ पर रह रहा है। अच्छा सर, इसमें मेरे मन में एक और बात आ रही है कि क्या उसमें जैसे कोई RW है जो उसको मेंटेन करेगी सर्विसेज को, और जो मैनेजमेंट मान लेते हैं जो है, तो क्या हम उसके थ्रू वहाँ पे रेंट पे लेते हैं या हम डायरेक्ट ऑनर से बात कर लेते हैं, हम वहाँ जाके शिफ्ट हो जाते हैं, या उस मैनेजमेंट का भी कोई पार्ट होता है उसके अंदर? नहीं, देखिए सर्विस वगैरह प्रोवाइड करने के लिए। देखिए इसमें क्या होता है, या इसमें भी रेंट एग्रीमेंट के हिसाब से जो है हर साल का रेंट भी बढ़ता है, इस तरह से कुछ प्रोविजन होता है? जी। नहीं, देखिए रेंट का हर महीने लेकर के जो रेंट बढ़ाने वाला सिस्टम है तो वही अपार्टमेंट वाला होता है। ठीक है। कि दोनों पार्टीज़ के बीच में जो टेनेंट है जो ऑनर है बीच में जो भी म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से एग्रीमेंट हुआ उस टर्म्स कंडीशन के बेसिस पे वो रेंट इंक्रीज भी होता है, हर जगह होता है वो सब चीज़। ठीक। अब बात आती है कि फैसिलिटी की, कि हम उनको फैसिलिटी जो मिलेंगे वो कॉमन मिलेंगे, बिल्कुल ठीक है। और अगर वो उसको खाली कराते हैं तो उनको पैरेलली और चीज़ मिल जाती है, और
अगर RW की बात करें तो RW तो बनती है, लेकिन साथ साथ में ऑपरेटर्स भी यहाँ पर होते हैं। अच्छा। आजकल सीनियर लिविंग के ऑपरेटर्स आ गए हैं, वो प्रॉपर्टी को ऑपरेट करते हैं। जहाँ पर सीनियर लिविंग के ऑपरेटर्स होते हैं वहाँ RW की ज़रूरत नहीं रहती, वो एक मेंटेनेंस एजेंसी की तरह काम करती है। वो आपको हेल्थ केयर दे रही है, वो आपको हॉस्पिटैलिटी दे रही है, वो आपको कंसियर सर्विसेज दे रही है, वो आपको पिक एंड ड्रॉप की फैसिलिटी दे रही है, और आपको हाउसकीपिंग की फैसिलिटी दे रही है। तो जो भी एक सीनियर सिटीजन्स को पूरे रहने के लिए ज़रूरतों के हिसाब से जो फैसिलिटी चाहिए, वो ये अपना जो कंपनीज़ हैं जो ऑपरेशंस करती हैं सीनियर लिविंग के लिए काम करते हैं, वो एजेंसीज़ हैं, वो हायर करके उसको काम कराया जाता है। सर मेरे मन में एक जिज्ञासा और है, जैसे किसी के पेरेंट्स अगर रेंट पे कहीं रह रहे हैं लग्जरी सीनियर लिविंग के अंदर, तो क्या वहाँ पे उनके बच्चे आके रह सकते हैं? उनका मन है कि अपने पेरेंट्स के साथ कुछ समय गुजार सकें, या हमारे साथ वो कुछ और लंबा समय गुजार सकें, तो कितने समय के लिए वो उसमें रुक सकते हैं? जी, उसकी कोई बाउंडेशन है, या कभी भी जाके कितने दिन भी रुक सकते हैं फिर वापस आ गए? जी, इस तरीके से कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो भी लग्जरी सीनियर लिविंग है, जहाँ पर सीनियर सिटीजन्स होते हैं, रहते हैं, उनके बच्चे या तो फॉरेन में हैं, या फिर इंडिया में हैं, या किसी और जगह में हैं, वो आके रहना चाहें तो रह सकते हैं। अच्छा। अब इसमें दो चीज़ें हैं, अगर उन्होंने जो एकोमोडेशन ले रखा है उसके अंदर जो है रहना चाहें तो वो रह सकते हैं। उसके अलावा अलग से अपार्टमेंट और मिल जाते हैं जो गेस्ट के लिए होते हैं, वो उसमें रह सकते हैं। उसके रेंट अलग से देना पड़ता है? उसका रेंट अलग से देना होता है, उसमें मिल जाता है। वो आपको 2 दिनों के लिए, 10 दिनों के लिए, 20 दिनों के लिए, महीने के लिए, 3 महीने के लिए भी मिल जाता है। तो 2 रेजिडेंस हो जाते हैं। एक लग्जरी सीनियर लिविंग में जो सीनियर सिटीजन्स हैं वो रह रहे हैं, साथ में उनके जो गेस्ट हैं, बच्चे हैं, वो भी रह रहे हैं। तो जो भी सीनियर ये लग्जरी सीनियर लिविंग है, उन्होंने अलग अलग तरीके से नॉर्म्स बनाए होते हैं। उनका जिस तरह से नॉर्म्स होते हैं, उसके नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली एक पॉलिसी होती है, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली वो रह सकते हैं। जनरली पॉलिसी जितनी भी बनी होती हैं बहुत फ्लेक्सिबल होती हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती, और वो वहाँ पर रहें, आएँ, फैसिलिटेट करने के लिए हर तरह से उनको सुविधाएं देने के लिए ही बनाई जाती हैं। और टाइम ड्यूरेशन भी कुछ नहीं है? टाइम ड्यूरेशन भी नहीं होता। तो जैसे जैसे जिनकी पॉलिसीज़ होती है बड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, वो वहाँ पर उस पॉलिसी के अकॉर्डिंगली साथ भी रह सकते हैं, और साथ साथ अलग अपार्टमेंट लेकर के उनके साथ रह सकते हैं। जी। सर मेरे मन में एक जिज्ञासा और आई कि जो बाइंग कर रहे हैं और जो रेंट पे आ रहे हैं, इनके साल भर के एक्सपेंसेस में कितना फ़र्क होता है? जी। देखिए, जो बाइंग कर रहे हैं, तो बाइंग करते समय उन्होंने बाय कर चुके हैं, तो उनको एक लिविंग कॉस्ट आ रही है, ठीक है, जिसमें कुछ तो फ्री सर्विसेज होती हैं, क्योंकि जो मेंटेनेंस दे रहे हैं वो हर महीने की, उसके अंदर कुछ फ्री सर्विसेज होती हैं। मान लीजिए अगर हम जनरली देखा जाए तो अलग अलग सीनियर लिविंग में अलग अलग जो है मंथली होती है। 5,000 से लेकर के 1.5 लाख रुपए मंथली तक जो है ये एक सर्विसेज के चार्जेस होते हैं। 5,000 रुपये से लेकर 1.5 लाख? 1.5 लाख तक। अलग अलग एरिए के, अलग अलग लग्जरी लिविंग के अलग अलग स्टैंडर्ड, अलग अलग चीज़ें, अलग अलग फैसिलिटी हैं, सब पर पर्सन आते हैं? पर ये होता है, आप पर पर्सन कह सकते हैं, पर फैमिली भी कह सकते हैं। एक अपार्टमेंट की कॉस्ट बता रहे हैं। अच्छा, एक अपार्टमेंट में चाहे 2 लोग रहते हैं चाहे 1 लोग रहते हैं, उस अपार्टमेंट में उनको एक मिनिमम कॉस्ट जो देनी पड़ती है वो कहीं पर 5,000 से स्टार्ट होकर के, 15,000 से स्टार्ट होकर के वो करीब करीब 1.5 लाख रुपए तक पर मंथ की, या 2 लाख रुपए तक की पर मंथ की होती है, एज पर सर्विसेज जो वो अवेल करते हैं। ठीक है। और अगर हम रेंट की बात करते हैं तो रेंटल में आप ये मान लीजिए कि उसकी जो स्टार्टिंग है वही 50,000 रुपये से अबव स्टार्ट होती है। तो 50,000 से लेकर के वो 5.5 लाख रुपए महीना, 6 लाख रुपए महीने तक भी हो सकती है। अच्छा। तो अगर साल भर की बात करें तो साल भर में अगर हम देखें तो उसका बहुत ज़्यादा रेंटल वाले का होगा, क्योंकि उसने प्रॉपर्टी परचेज नहीं करी ऑब्वियसली, तो उससे सारी फैसिलिटी लेनी है जो ऑनर को मिल रही हैं, तो उसको अपनी कॉस्ट पे नहीं करी है, ऑनरशिप नहीं है, तो उसके लिए इसलिए उसके पास चार्जेस ज़्यादा हैं। क्योंकि जो अपार्टमेंट उसने रेंट पे लिया हुआ है, एक उसके चार्जेस हैं प्लस उसके सर्विसेज के हैं। और अगर हम ऑनरशिप की बात करें तो उसके अपार्टमेंट के चार्जेस नहीं है, और क्योंकि उसने रेंट पे नहीं ले रखा है, उसका अपना है, जो वो सर्विस अवेल कर रहा है उस सर्विस के ही चार्जेस लग रहे हैं। तो इसलिए ऑनरशिप वाला मॉडल जो होता है बहुत ही हर महीने का बहुत किफ़ायती और सस्ता होता है, और रेंटल वाला जो होता है वो कॉस्टली होता है। और लेकिन जहाँ कॉस्टली होता है उसकी सर्विसेज भी उससे कहीं ज़्यादा मायने रखते हैं, उसकी क्वालिटी ऑफ सर्विसेज जो होती है बहुत ज़्यादा होती है रेदर देन ऑनरशिप वाले मॉडल में। और अगर हम बात करें कि सिर्फ और सिर्फ जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रेंटल मॉडल होते हैं,
सिर्फ रेंटल ही है, ऑनरशिप है ही नहीं वहाँ पर। आप जाते हैं, पे करते हैं और रहते हैं। वहाँ पर सबसे ज़्यादा सर्विसेज मिलेंगी आपको, क्योंकि वो सर्विसेज के बेसिस पे ही चल रहा है वो। वहाँ पर हर फैसिलिटी होगी, हर लेटेस्ट होगी, अपडेट्स होंगी, क्योंकि वो सर्विस दे रहे हैं इसलिए लोग आ रहे हैं वो। वहाँ पर आपको एक्सीलेंट सर्विसेज मिलेंगी। सर वो जो खाली रेंट वाला होता है उस पर मिनिमम कितने पर मंथ के सर्विस चार्जेस होंगे, प्लस रहना प्लस सर्विस चार्जेस वगैरह, वो कितने का पड़ता है? इसमें क्या होता है, आप जितने दिनों के लिए रह रहे हैं उसके हिसाब से हो सकता है। आप फोर्टनाइट के लिए 15 दिन के लिए आ रहे हैं तो उसके हिसाब से हो सकता है। मंथली रह रहे हैं तो उसके हिसाब से होता है। तो जितना ड्यूरेशन आपकी लंबी होती है उतना ही आपको चार्जेस कम लग जाते हैं। तो जितने लंबे समय के लिए आप उसको लेते हैं। अभी सर भारत में कितने जो है सीनियर लिविंग होंगे हमारे पास? देखिए कि सीनियर लिविंग का जो ट्रेंड है धीरे धीरे बढ़ रहा है। अगर हम बात करें पिछले 2014 से, तो 2014 से ये मार्केट में दिखने लगा, लोग इससे बातचीत करने लगे, ये कंसेप्ट क्या है उसका डिस्कशन का पार्ट रहा। तो 2014 में ये सिर्फ 7,000 यूनिट्स थे पूरे इंडिया में। अच्छा। लग्जरी सीनियर लिविंग के। अगर आज हम 2026 में बताएं तो 20,400 हो चुके हैं। मतलब 12 साल में मोटा मोटा मान के चलें 2014 से 2026, हाँ, 3 गुना से ऊपर हो गए। 3 गुना से ऊपर हो गए। अगर हम बहुत तेज है। हाँ, अगर हम डिमांड की बात करें तो 2030 तक जो है 70,000 यूनिट्स की डिमांड है बहुत ज़्यादा, जिसके ऊपर आपने बड़े बड़े डेवलपर्स जो हैं, इवन कि DLF है और भी काफ़ी कंपनीज़ हैं जो इस पर काम कर रही हैं, और 12-12 करोड़ तक के जो है ये लग्जरी सीनियर लिविंग आ रहे हैं, जहाँ पर ये सारी फैसिलिटी हैं, इसलिए यहाँ पर इस कॉस्ट की चीज़ें मिल रही हैं। तो ऐसा नहीं है कि 12 करोड़ वाले हैं, ये कम रेट वाले, कम चीज़ों वाले भी हैं। जैसा कि आप ऑप्शन अवेल करते हैं वैसे ही मिल जाते हैं। जैसे मैंने बताया कि 40 लाख से लेकर के 12 करोड़ तक के जो हैं ये इस तरह की यूनिट्स अवेलेबल हैं। और डिमांड की बात करूं तो डिमांड डे बाय डे बढ़ रही है। सीनियर्स जो हैं वो काफ़ी बढ़ रहे हैं। इंडिया के अंदर जो एवरेज रेट है जीने का, आदमी का, एज का, वो है 29 साल की एक एवरेज है हमारे इंडिया के अंदर आदमी की जीने की। बस जी, 29 साल। कुछ लोग पैदा होते ही मर जाते हैं, कुछ लोग 100 साल से भी ऊपर जीते हैं। उनकी एवरेज के हिसाब से 29 ईयर्स इस समय 2026 का एक रेशो है। ये तो बहुत कम है। हाँ जी, पहले जो थी सिर्फ ये 25% थी, आज से 4-5 साल पहले। अब 29 है, और आने वाले 2030 में ये करीब करीब 32 से 35% हो जाएगी जी। और 2050 तक ये एज जो है 45 को भी 50 को भी क्रॉस करेगी। तो आने वाले टाइम में जो एज है वो बढ़ रही है, सीनियर लिविंग जो है वो बढ़ रहे हैं, क्योंकि आज मेडिकल हेल्थ बहुत अच्छा हो गया है, आज अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो गई है। और आपने देखा कि गाड़ियाँ भी लोग इतनी वेल ऑटोमेटिक होती है जिसमें लाइफ सेविंग भी होती है, रोड एक्सीडेंट्स जो है का खतरा कम रहता है। तो ऐसे लाइफ केयर इंस्ट्रूमेंट्स, लाइफ केयर चीज़ें भी बहुत आ गई हैं, जिससे एवरेज लाइफ जो है हर साल बढ़ती चली जा रही है, जो आज प्रेजेंटली 2026 में 29 साल की है। 29 साल की है जी। बहुत बढ़िया सर। सर जो हमारा डिस्कशन अभी हुआ तो मेरे मन में एक बात आ रही है कि इसका क्रक्स क्या है, मतलब किन लोगों को बाइंग करना चाहिए सीनियर लिविंग, किन लोगों को रेंट पे जाना चाहिए, वो लोगों की कैटेगराइज किस तरीके से है कि भाई किसको किस में जाना चाहिए, इस बारे में कुछ बताइए। जी जी, देखिए इसके 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है आपकी असिस्टेंट लिविंग और आपकी एक्टिव लिविंग। एक्टिव लिविंग जो अपने कामों को खुद कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव लिविंग के लिए तो अगर उन पे पैसा है, ठीक है, तो उनको परचेज मॉडल में जाना चाहिए। अगर उनकी एज 55 से 70 साल तक की है या 70 साल के नीचे की है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर उसको वही चीज़ें हैं कि उसको स्टेबिलिटी मिल रही है, उसको मतलब कॉस्ट कम आ रही है, लेकिन उसकी इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। अब बात आती है दूसरे की, जो आदमी को मन में इच्छा है सीनियर सिटीजन्स को कि वो जगह बदल बदल के रहे, कभी वो गोवा में रहे, कभी वो वृंदावन में रहे, कभी अयोध्या में रहे, कभी वो पहाड़ों पे रहे, कभी अलग अलग जगह पे रहे, तो वो रेंटल मॉडल में जा सकते हैं। अगर वो अफोर्ड कर सकते हैं कि हर महीने का जो खर्चा है वो कर सकते हैं, तो एक तरीका तो यह है कि आपने पैसा एक साथ अपनी प्रॉपर्टी में लगा दिया। एक तरीका है कि आपने बैंक में रखा हुआ है, उसकी जो इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रखी है, उससे जो रिटर्न आ रहे हैं, उस रिटर्न से जो है आप खर्च कर रहे हैं, तो आप जगह बदल बदल के रहते हैं। जो इन्फ्लेशन आता है उसको भी आप कैपेबल हैं पे करने के लिए, तो कर लेते हैं। और आपके जाने के बाद प्रॉपर्टी को एक लाइव मतलब प्रॉपर्टी को देख रेख करना वो मुश्किल नहीं होता और उसको संभालना आसान नहीं होता। तो मेरा मानना यह है कि इस पे
कोई डिसीजन ऐसे नहीं लिया जा सकता कि यही ठीक है, बाइंग ठीक है, ना ये डिसीजन लिया जा सकता है रेंटल ठीक है। जिसकी जैसी ज़रूरत है वो डिस्कशन करके, आप चाहें तो मुझे भी फ़ोन करके डिस्कस करके आप अपनी चीज़ों को बता सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि ये सारा चीज़ें डिस्कस है कि आपकी फैमिली के लोग कौन हैं, आपके देखरेख करने वाले कौन हैं, आप अभी सिंगल रह गए हैं या आप अपने कपल के साथ रह रहे हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों रह रहे हैं। तो वो सारी एक डिस्कशन का पार्ट समझ करके इसका एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि दोनों में से क्या सही है। अभी हम लोगों ने एक जनरल डिस्कशन किया कि बाइंग में जाएंगे तो क्या होता है, रेंटल में जाएंगे तो क्या होता है, रेंटल की कॉस्ट क्या आती है, बाइंग की कॉस्ट क्या आती है, बाइंग में क्या स्टेबिलिटी मिलती है, इसमें स्टेबिलिटी नहीं होती है। तो दोनों की अपनी अपनी चीज़ें हैं और जैसा भी वो अवेल करना चाहें तो वो कर सकते हैं। जैसे कि रेंटल वाले में वो जाके टेस्ट भी कर सकता है कि मैं यहाँ पर जाके रहूँ, मेरे को देखूँ मुझे ठीक लग रहा है तो मैं कंटिन्यू करूँ नहीं करूँ। तो बाइंग वाले में वहाँ पर जाकर रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, अगर उसने ले लिया तो उसको रहना ही रहना है, उसे कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, उधर रेंटल में नहीं करना पड़ता। तो बेटर ये है कि आपको कोई भी चीज़ें को डिस्कस करनी है, आप कॉल करें, डिस्कस करें, तो हम आपको बेहतर तरीके से समझा सकते हैं कि आपके लिए इस समय क्या परफेक्ट है। सर आपने इतनी अच्छी अभी जानकारी दी हमारे देखने वालों के लिए, और मैं अपने देखने वालों के लिए भी ये बताना चाहूँगा कि उनके मन में कोई भी क्वेरीज़ है, कोई भी मन में कोई सवाल है जो वो जानना चाहते हैं सीनियर लिविंग को लेके, पेरेंट्स के मन में है, उनके किसी सीनियर के मन में है, किसी पड़ोसी के मन में है, तो हमसे कांटेक्ट कर सकता है। हम सुरेंद्र सर से इन सभी आपके सवालों का जवाब लेके आपको जरूर इसके बारे में बताएंगे। सुरेंद्र सर आप यहाँ है और आपने इतना हमें बताया इसके बारे में, और मैं अपने देखने वालों के लिए भी बताना चाहूँगा कि अगर कोई और मन में सवाल है सीनियर लिविंग को लेके, लग्जरी सीनियर लिविंग को लेके, और कुछ और मन में जिज्ञासा है, तो वो हमें मेल कर सकते हैं। हम सुरेंद्र सर से बात करा के आपको उन सवालों के जवाब दे सकते हैं। आप हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी शुक्रिया। राधे राधे। राधे राधे।